वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और दोस्तों हम लोग कर रहे हैं CDS पार्ट 1 का इंग्लिश 2018 का सेकंड पेपर दोस्तों, और मान के चलिए डिटेल डिस्कशंस होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके सामने है, और उससे पहले आपके सामने दोस्तों कुछ डायरेक्शंस दी हुई है। दोस्तों डायरेक्शन यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं ये हैं ईडियम्स और फ्रेजेस के, ठीक है ना। किसके क्वेश्चंस हैं दोस्तों? ईडियम्स और फ्रेजेस। बहुत से बच्चे जिनको ईडियम फ्रेजेस का मीनिंग पता है, काफी को नहीं पता है, तो मैं बता देता हूं कि ईडियम्स दोस्तों और फ्रेजेस जैसे हमारे हिंदी में क्या होते हैं? मुहावरे। क्या होते हैं? मुहावरे और लोकोक्तियां। क्या होती हैं? लोकोक्तियां। ये जो होती है उसी प्रकार से इंग्लिश में हम लोग उसको ईडियम्स और फ्रेजेस बोलते हैं। कुछ कहावतें हो गई या फिर कुछ मुहावरे हो गए, वो सारे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। ये करने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसके अंदर जो है आप ट्रिक्स पर ज्यादा फोकस मत करो, ठीक है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ आपसे कि ट्रिक्स पर और शॉर्टकट पर ज्यादा फोकस मत करो। कारण मैं बताता हूँ दोस्तों, कई बार ट्रिक्स के चक्कर में रॉन्ग हो जाता है। कई बार इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात कर रहा हूं या ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं कि ट्रिक करने के चक्कर में रॉन्ग हो जाता है। इसका सॉल्यूशन आपके पास है कि आप इसको याद करो। आप एक बार इसको पढ़ लो, ईडियम फ्रेजेस को कभी नहीं भूलोगे दोस्तों, इतने आसान होते हैं। बस एक बार कहीं से भी जो है इसको पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। शुरू करें, चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हॉट पोटैटो। अब हॉट पोटैटो का हिंदी अगर करने जाओगे तो क्या होगा कि गरम आलू। गरम आलू, तो गरम आलू से तो दिमाग कहीं और ही घूम जाएगा, है ना, किचन में घूम जाएगा। और जैसे ही गरम आलू, उबले हुए आलू और आलू से बनी हुई जो सब्जियां है, वो सारी चीजें मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा, है ना। मम्मी की याद आ जाएगी क्योंकि आलू की सब्जी बहुत अच्छी बनाती है। तो इस तरह की चीजें हो जाएगी, दिमाग कहीं से कहीं घूम जाएगा। वो नहीं करना है दोस्तों, इसका बिल्कुल अलग मीनिंग होता है, ठीक है। हॉट पोटैटो का यहाँ पर मतलब होता है एक बर्निंग इशू, एक ऐसा मुद्दा जो मार्केट में बहुत, जिसके बारे में बात चल रही है, उसको हम बोल सकते हैं हॉट पोटैटो। लाइक कोई भी, जैसे द रीसेंट एक एग्जांपल देके मैं आपको बता रहा हूं कि द रीसेंट इलेक्शन इज अ हॉट पोटैटो for everyone. The recent election is a hot potato for everyone. इसका मतलब मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन, मतलब एक बहुत ही गर्म मुद्दा, एक ज्वलन मुद्दा जिसको बोलते हैं, ऐसा मुद्दा जो हर एक की जुबान पर है, हर एक के डिस्कशन में है। जहां भी देखो, चौक चौराहे पर, चाय की दुकान पर, कहीं पर भी जो है इस मुद्दे के ऊपर चर्चा हो रही है, उसको कहा जाता है हॉट पोटैटो, एक बर्निंग टॉपिक इसको आप बोल सकते हो। तो अ डिश टू रेलिश When it is hot, एक डिश की बात नहीं हो रही, खाने पीने की यहाँ पर जो है हम लोग किसी भी प्रकार से बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं? अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन द गैदरिंग, ये होगा एक भीड़ में जो है महत्वपूर्ण व्यक्ति। तो यहाँ पर किसी व्यक्ति की बात नहीं की जा रही है, बिल्कुल आपको याद रखना पड़ेगा। देखो दोस्तों क्या लिखा है, एन इशू विच इज डिस्प्यूटेड एंड कैचिंग द अटेंशन ऑफ पीपल। एक ऐसा मुद्दा जो कि डिस्प्यूटेड है, जिसमें कोई विवादित मुद्दा है, जो कोई चर्चा, जैसे अभी का जो इलेक्शन हुआ उसमें कुछ ना कुछ विवाद हुआ, कुछ चर्चा रही, बहुत सस्पेंस रहा। तो इस तरह का कोई इशू जहां पर जो है लोग बहुत जिसके बारे में बातचीत करते हैं और एक तरह से लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता आ रहा है, वो इशू, वो मुद्दा, उसको कहा जाता है हॉट पोटैटो, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? हॉट पोटैटो उसको कहा जाता है, ठीक। बिल्कुल याद रखना पड़ेगा और इजी है, आसानी से याद रख सकते हो। अ वे ऑफ थिंकिंग व्हाट समवन इज थिंकिंग, है ना, कि सोचने का तरीका, दूसरा क्या सोचता है। देखो ये सब कंफ्यूज पता है कब करेगा? जब आपने इसको पढ़ा ना हो। आपको पता है क्या लगेगा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब आप एक बार कहीं से भी उसको पढ़ लोगे, कहीं से भी अगर आपकी नजर में, आपके दिमाग में कहीं से भी ये हॉट पोटैटो का मीनिंग आ जाएगा, मानकर चलिए कभी आप भूलने वाले नहीं हो, ठीक है ना। तो
सी वाला जो है दोस्तों राइट आंसर है। बिल्कुल याद रखो, मैं फिर से इसको रिपीट करवाता हूं, हॉट पोटैटो एक ऐसा इशू जो कि थोड़ा विवादित हो और जो कि लोगों का अटेंशन अपनी तरफ आकर्षित करता हो, लोगों का अटेंशन अपनी तरफ लेता हो। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट वाला आपका ईडियम है यू स्नूज यू लूज। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों को जो है स्नूज का मतलब नहीं पता होगा, कोई बात नहीं है ना, और याद रखो लेकिन करना पड़ेगा पता। ठीक है, तो यू स्नूज, स्नूज का मतलब होता है ढिलाई देना। क्या देना? ढिलाई। काम में जो है क्या करना? ढिलाई देना, या फिर लापरवाही करना। क्या करना? लापरवाही। हिंदी थोड़ी सी गड़बड़ है दोस्तों, फिर से मैं लिख देता हूं यहां पर। क्या करना? कार्य में लापरवाही करना। ठीक है, ढिलाई होना या फिर लापरवाही। तो क्या कहा जा रहा है? देखो ये थोड़ा सा इजी है। ठीक है, इसका मीनिंग इसके अंदर दिया है यू स्नूज यू लूज। क्या होगा कि यदि तुम लापरवाही करोगे, यदि आप अपने कार्य को करने में ढिलाई करोगे या फिर देरी करोगे, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है कि तुम हार जाओगे, है ना। कोई और यदि आपने जो सही मौके, अगर आपके सामने कोई मौका है, कोई अपॉर्चुनिटी है, मान लो आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आप इंटरव्यू पर टाइम पर वहां पर नहीं गए, समय पर, ठीक है, आप गए नहीं, जो समय बताया था उस समय पर आप गए नहीं, तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई? जो बंदा चाहे वो आपसे कम क्वालिफाइड होगा या फिर आपसे कम एक्सपीरियंस्ड होगा, लेकिन अगर वो बंदा आपसे पहले वहां पर पहुंच गया और लोगों को पसंद आ गया और आप टाइम पर नहीं पहुंचे, तो जाहिर सी बात है आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो लेकर चला जाएगा, है ना। तो इस तरह की यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर आपने ढिलाई बरती, अगर आपने लापरवाही बरती, तो आपकी हार जो है वो निश्चित है। तो ये आपका इजी है। क्या होना चाहिए बताओ जरा इसमें से? डोंट टेक इट लाइटली, चीज़ों को क्या नहीं लेना चाहिए? बहुत ज़्यादा हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये होगा। या फिर डोंट बी ओवर इंथुजियास्टिक, बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होना, या ये होगा डोंट हेजिटेट, किसी चीज़ में हिचक नहीं करना किसी काम को करने का, या डोंट बी पैसिमिस्टिक, एकदम आलसी नहीं रहना। अब देखो दोस्तों, चारों को पढ़ोगे, दिमाग लगाओगे, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इसलिए जो है बिल्कुल क्लियरिटी होना चाहिए, बिल्कुल आपके दिमाग में सही इसका वो मीनिंग आना चाहिए कि यदि आपने ढिलाई बरती, लापरवाही की, तो आप हार जाओगे। इसका क्या, आप क्या करोगे? अपना जो चांस है वो हार जाओगे। मतलब चीजों को क्या करना है? लापरवाही नहीं बरतना है, एकदम सीरियसली लेना है। मतलब डोंट टेक इट लाइटली, ये आंसर होगा। और जानबूझकर दोस्तों बहुत ही क्लोज मीनिंग वाले 4 आपके सामने ऑप्शंस दिए जाएंगे, इसलिए बिल्कुल फिक्स रखना है, ज्यादा ट्रिक या शॉर्टकट नहीं सोचना है, बिल्कुल इसका मीनिंग याद होना चाहिए आपको। ठीक है ना, डोंट टेक इट लाइटली, चीजों को हल्के में ना लेना, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वाला आप देखो, आई डोंट बाय इट। आई डोंट बाय इट, ये आपने कहीं जगह सुना होगा, है ना, कि जैसे आई डोंट बाय योर वर्ड्स, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ही is too talkative. I don't buy his वर्ड्स। क्या इसका मीनिंग है? कि वो बहुत ज्यादा बातचीत करता है, बहुत बातूनी है, ब्ला 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 बड़बड़ बड़बड़ करता रहता है, और मैं जो है उसकी बातों पे क्या नहीं करता, मैं उसकी बातों को खरीदता नहीं। इसका मतलब है कि मैं उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। ठीक है ना, मैं उसकी बातों पर बिलीव नहीं करता। तो फर्स्ट वाला हमारा राइट हो जाएगा, आई डोंट बिलीव इट। बिल्कुल इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। आई समराइज, मतलब मैं उसको निचोड़ बनाता हूं, उसका निचोड़ बनाता हूं, उसका संक्षेप करता हूं, वो नहीं होगा। ठीक है, आई हैव नो मनी से रिलेटेड कोई बात यहां पर नहीं की जा रही है। आई डोंट नीड, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, वो भी नहीं होगा। यहां पर बाय जो है, यहां पर बाय का मतलब यहां पर ये है कि मैं उसकी बात पर विश्वास नहीं करता हूं। ठीक है ना, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वाला, माय 2 सेंट्स। चलो बिल्कुल नया शब्द है,
बिल्कुल नया आपका ईडियम है, बहुत सारे बच्चों ने नहीं सुना होगा, लेकिन ये जहाँ से इसकी शुरुआत हुई वहाँ जो प्रयोग मैं पहली बार जब ये आया था तब उसका मीनिंग क्या कहने के लिए किया गया था, उससे फिर आगे ये चलन में आ गया। तो इसीलिए दोस्तों मुहावरे जो है हर किसी के समझ में नहीं आते, क्योंकि जिस जगह पर इसको ट्रेंड हुआ, जिस जगह पर ये प्रचलित हुआ, वहां पर किस परिस्थिति में प्रचलित हुआ है ना, और किस मीनिंग को बताने के लिए हुआ, वो सब डिपेंड करता है। तो इसका आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। और इसका मीनिंग है माई टू सेंट का मतलब है मेरी ओपिनियन। क्या मतलब होता है? मेरे विचार, है ना, माई ओपिनियन, मेरे विचार या मेरे ख्याल, मेरे विचार मेरे ख्याल, ठीक है, इस तरीके से। तो यही आपका एग्जैक्टली यही होगा। मनी नहीं है, डिसीजन मेरा फैसला वो नहीं है, और मेरा समझाना वो भी नहीं है। माय टू सेंट्स का सीधा सीधा मतलब है माय ओपिनियन। कोई ज्यादा आपके पास इसमें शॉर्ट ट्रिक रास्ते नहीं है, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। बिल्कुल याद रख लो, क्या दिक्कत है, इजी है। माय टू सेंट्स माय ओपिनियन, ठीक है, मेरे ख्याल, मेरे हिसाब से बोलते ना, माई टू सेंट्स, मेरे हिसाब से, मेरे विचार से, मेरे ख्याल से, इस तरीके से। माई ओपिनियन, दिस इज माई टू सेंट, मतलब मेरा, ये मेरा विचार है, ये मेरा जो है निजी मेरा मानना है, इस तरीके से। तो इसका आपका माई टू सेंट्स का हो जाएगा माई ओपिनियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू, ब्लू मतलब जैसे अगर हिंदी में मैं बोलूं तो ये है आपका किससे सिमिलर? आसमान, आसमान, आसमान से टपकना, इससे मिलता जुलता आपका ये इंग्लिश का मुहावरा है, ठीक है। आसमान से गिरना, आसमान से टपकना, इसका मतलब अचानक उत्पन्न हो जाना, अचानक आपके सामने आ जाना, ठीक है। तो क्या होगा? अनडाउटेडली, अनएक्सपेक्टली, अनबिलीवेबली और अनकंसर्न। तो ये आपका सही होगा अनबिलीवेबली, एक मिनट, सॉरी, अनबिलीवेबली नहीं, अविश्वसनीय नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा इसका? देखो, आसमान से टपकना, अचानक से आ जाना, मतलब हमने उम्मीद ना की हो किसी चीज की, और बिल्कुल उम्मीद ना हो और हमारी उम्मीद के विपरीत कोई चीजें हो जाना, अचानक कोई चीजें हो जाना, तो ये आपका सही हो जाएगा अनएक्सपेक्टेडली, ना, बिना उम्मीद किए, ठीक है, एकदम अचानक से। क्या होगा इसका मीनिंग? अचानक से, ठीक है, अचानक से। तो यहां पर आउट ऑफ द ब्लू का मतलब यही होता है, अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से, ठीक है। जैसे the moment I was leaving the home to office a guest came out of the blue to my home, ठीक है ना। क्या इसका मीनिंग है? देखो कि द मोमेंट आई वॉज लिविंग द होम टू ऑफिस, ठीक है। तो मैं जिस पल जो है मैं जा रहा था घर से, कहाँ? ऑफिस की ओर मैं जा रहा था, और सडनली क्या हुआ कि एक गेस्ट केम आउट ऑफ द ब्लू, मतलब कहीं से टपक गया, एक मेहमान कहीं से मेरे पास आ गया, मेरे घर पर टपक गया। तो उससे क्या हुआ कि मुझे देरी हो गई, है ना, इस तरीके से कुछ बात हो रही है। तो ये एग्जाम्पल आपको ये इससे क्लियर हो गया होगा कि आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है एकदम अचानक से, बिना उम्मीद किए, अनएक्सपेक्टेडली कोई चीज टपक जाना, किसी का आ जाना, है ना, ये सेंस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड, ये थोड़ा इजी है, इसको हिंदी में हम बोलेंगे दुनिया छोटी होना, है ना। स्मॉल वर्ल्ड, दुनिया कितनी छोटी है भाई, इस तरह का हम कब बोलते हैं?
ऐसा बोलते हैं ना, व्हाट अ कोइंसिडेंस, कि देखो ये दुनिया कितनी छोटी है। कब बोलते हैं, किस सिचुएशन पर बोलते हैं, कि जब हम कहीं पर है, मान लो हम फॉरेन में घूमने गए, कुआलालंपुर में हम लोग घूमने गए और हमारे ही शहर का कोई हमारा जान पहचान का एक व्यक्ति वहां पर पहले से वो भी आया हुआ है, और जब एकदम हम लोग उससे टकराएंगे तो क्या कहेंगे, वाओ व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड, मतलब दुनिया कितनी छोटी है कि देखो हम लोग जो है इतनी दूर आने के बाद भी हम लोग मिल लिए, एक साथ मिल लिए। तो इसका क्या मीनिंग है कि व्हाट अ कोइंसिडेंस, कि क्या कोइंसिडेंस है कि आप देखो कि हम दोनों जो है एकदम, जब एक सडन मीटिंग कहीं किसी से होती है ना, एक सडन मीट, सडन जब आप किसी से मिलते हो उस कंडीशन में आप इस तरीके से, इसका मीनिंग निकल के आता है कि व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड, इसका मतलब है व्हाट अ कोइंसिडेंस, ये होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7th वाला, डाउन द रोड। डाउन द रोड दोस्तों ये भी बहुत कॉमन आपका क्या है, आपका इडियम है, और इसका मीनिंग भी आपको याद रखना पड़ेगा। डाउन द रोड, जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूं और आप लोग कोशिश करें कि क्या होगा इसका मीनिंग। डाउन द रोड देयर इज lot of opportunities for the online business। क्या मीनिंग है इसका, जरा कोशिश करें आप लोग। देखो डाउन द रोड देयर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर द ऑनलाइन बिजनेस, कि डाउन द रोड क्या होने वाला है कि आगे चलकर जो है काफी सारी जो संभावनाएं हैं वो उत्पन्न होने वाली है, किसके लिए, ऑनलाइन का जो व्यापार है, ऑनलाइन जो बिजनेस है उसके लिए काफी सारी जो संभावना है वो आगे वो बढ़ने वाली है। तो डाउन द रोड का मतलब क्या है, हिंदी में अगर मैं बात करूं तो आगे चलकर, आगे चलकर इस तरीके से बोलते हैं हम लोग। ठीक है, आगे चलकर, या फिर सीधा सीधा अगर मैं इसका मीनिंग बताऊं तो वो होगा भविष्य में। ठीक है ना, क्या मीनिंग इसका हो जाएगा, भविष्य में, मतलब फ्यूचर की बात हो रही दोस्तों, है ना। तो डाउन द रोड का सीधा सा मीनिंग है इन फ्यूचर, आगे चलकर या भविष्य में जो है क्या होने वाला है, चीजें अच्छी होने वाली हैं, चीजें बदलने वाली हैं, कोई भी आप बात बता सकते हो, बट मीनिंग इसका क्या होगा, इन फ्यूचर। इन द पास्ट नहीं होगा, पर्टिकुलर टाइम नहीं होगा, एट प्रेजेंट नहीं होगा, इन फ्यूचर, फ्यूचर के किसी पर्टिकुलर टाइम की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है ना, तो इसलिए डाउन द रोड का मीनिंग आपका हो जाएगा इन फ्यूचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8th वाला, रेजिंग आईब्रोज। आईब्रोज खड़ी करना, इसका क्या मतलब है, देखो ऐसे आईब्रोज हमारी कैसे, आईब्रोज जब हम खड़ी करते हैं तो क्या इंडिकेट होता है, कौन सी फीलिंग आती है, इस तरीके से सरप्राइज, चौंक जाना, है ना, एकदम सडन सरप्राइज दिखाना। तो इसका मीनिंग होगा टू शो सरप्राइज, चौंक जाना। रेजिंग द आईब्रो इसका मतलब है चौंक जाना। ठीक है ना, क्लियर। तो फर्स्ट वाला टू शो सरप्राइज ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेप अप द प्लेट। चलिए बिल्कुल नया शब्द है आपके लिए, स्टेप अप द प्लेट क्या मतलब होगा बताओ जरा। स्टेप अप का मतलब होता है एकदम जोश भरना, आगे बढ़ना, क्या करना, प्लेट को आगे करना। क्या होगा, टेक द कंट्रोल, टेक अ जॉब, या फिर टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, या टेक अपॉर्चुनिटी। अगर देखा जाए तो चारों ही सही लग रहे हैं। ठीक है ना, अगर तुक्का मारोगे तो चारों ही सही है, कि अपना कंट्रोल हासिल करना, या फिर कोई जॉब ले लेना, या फिर जिम्मेदारी लेना, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी, जो मौका हमको जो प्राप्त हुआ उसको ले लेना, है ना। चारों सही लग रहा है, चारों बहुत ही क्लोज हैं। लेकिन दोस्तों इसमें इसका मीनिंग आपको, जैसे कि मैंने पहले बताया, वो पता होना चाहिए, और इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है जिम्मेदारी लेना, टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी जिम्मेदारी आपको मिली है उसको लेना, उसको एक्सेप्ट करना, ये इसका राइट मीनिंग हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या होगा, स्टेप अप द प्लेट का मतलब होता है कम ऑन स्टेप अप द प्लेट, है ना,
स्टेप, डोंट रन अवे, बाहर भागो मत, स्टेप अप द प्लेट, मतलब अपनी जो जिम्मेदारी है उससे भागो मत, क्या करो, स्टेप अप द प्लेट, मतलब जिम्मेदारी लो, जिम्मेदारी ग्रहण करो, है ना, ये इसका मीनिंग है दोस्तों, याद रखना पड़ेगा आपको। टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब स्टेप अप द प्लेट, बिल्कुल याद रखो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला देखो, द होली ग्रेल, होली ग्रेल। अब चाहे आपको इस ग्रेल शब्द का मीनिंग पता हो या ना पता हो, एक चीज तो क्लियर हो रही, होली, होली का मतलब होता है पवित्र, है ना, पवित्र या पायस। तो अब जरूरी नहीं है कि ये कोई मंदिर हो, है ना, या फिर किसी मूर्ति का नाम हो, या फिर किसी ईश्वर का नाम हो। भाई जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि मुहावरों में क्या होता है कि जो एग्जैक्टली वो वर्ड लिखा होता है मीनिंग उससे कुछ अलग जाता है, तो यहाँ पर भी वैसा ही है। और ये आपको जो है याद रखना पड़ेगा कि होली ग्रेल का मतलब होता है एक इंपॉर्टेंट गोल या कोई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई मकसद, कोई हमारा इंपॉर्टेंट जो है कोई कार्य, ठीक है, या कोई काम करना, कोई इंपॉर्टेंट टास्क, उसकी यहां पर बात की जा रही है कि जैसे आप बोल सकते हो कि टू बिकम एन IAS ऑफिसर is like the holy grail for me, कि एक IAS ऑफिसर बनना मेरे लिए एक तरह से होली ग्रेल के समान है, या फिर क्या है, होली ग्रेल है ना। इसका मतलब वही होता है कि कोई भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट या इंपॉर्टेंट गोल है मेरे लिए, इंपॉर्टेंट टास्क है, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट जो मीनिंग है दोस्तों, एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट और गोल, द होली ग्रेल, बिल्कुल याद रखो आप लोग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 11th वाला। देखो क्या लिखा है, यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर्स। देखो बैक, यहां पर बैक का मतलब क्या होता है, हमारी पीठ, ठीक है, और स्क्रैच का मतलब क्या होता है, उसको ऐसे खुजली करना। तो होता है ना कई बार हम लोग हमारे घरों में हमारे जो सीनियर्स हैं उनको स्क्रैच करते हैं, है ना, कई बार बहुत खुजली चलती है तो इस तरीके से स्क्रैच करते हैं। तो क्या यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आप मेरी पीठ को स्क्रैच करोगे, तो यहाँ पर स्क्रैच का मान लेते हैं हिंदी में थपथपाने से, कि यदि आप मेरी पीठ थपथपाओगे या मेरे कंधों पर हाथ रखोगे तो मैं भी जो है क्या करूंगा, मैं भी वैसा ही करने वाला हूं, ठीक है ना, जैसा आप मेरे साथ करोगे मैं भी वैसा ही करने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पर जो है अगर मैं इसको हिंदी के किसी मुहावरे से जोड़ूं तो ये होगा, एक मुहावरा मुझे दिमाग में आ रहा है, इस हाथ देना उस हाथ लेना, इस हाथ देना उस हाथ लेना, कि भाई जैसा आप मेरे साथ करने वाले हो मैं आपके साथ वैसा ही करने वाला हूं, और एक पॉजिटिव सेंस में हमको दिखाई दे रहा है ना। तो एक यहाँ फर्स्ट हम देखेंगे म्यूचुअल फेवर, दोनों एक दूसरे की क्या करना, सहायता करना, और म्यूचुअली सहायता करना, म्यूचुअली का मतलब होता है गिव एंड टेक, भाई जैसा आप मेरे साथ करने वाले हो वैसा आपके साथ भी होना है ना। तो इसको एक और मुहावरा दिमाग में आ रहा है, कैसा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है, ये भी आपका हिंदी का एक मुहावरा है, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, म्यूचुअल फेवर, कि भाई जैसा आप मेरे साथ करोगे वैसा आपके साथ भी होने वाला है, दोनों का फायदा इस तरह से। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे की समझ, यहाँ पर समझ की बात नहीं हो रही है, ठीक है, यहाँ पर कुछ कार्य की, कोई एक्शन की बात हो रही है, कोई काम करने की बात हो रही है। म्यूचुअल एक दूसरे का सम्मान करना, है ना, वो भी यहाँ पर एक, देखो कितना क्लोज है, मैं वही आपको बता रहा हूँ, काफी क्लोज होते हैं, इसलिए आप जो है इनको बहुत लाइटली नहीं लेना है, बिल्कुल दिमाग से करना है, सोच समझकर इसको करना है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे का समान आदर करना, एक दूसरे को नापसंद करना। तो ये चीज याद रखो
कि एक दूसरे को यहाँ पर स्क्रैच करने का मतलब है नुकसान पहुंचाना नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे बोलोगे सर डिसलाइकिंग होना चाहिए, क्योंकि स्क्रैच करना मतलब ऐसा लग रहा है कि नुकसान पहुंचाना, लेकिन ऐसा नहीं है, है ना। स्क्रैच यहाँ बैक का मतलब है सपोर्ट करना, क्या करना, सपोर्ट करना। तो एक चीज याद रखो कि ये ना आपका एक पॉजिटिव सेंस में है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बताऊंगा कि भाई डिसलाइक करना मतलब एक दूसरे को नापसंद करना, लेकिन यहाँ पर जो है एक दूसरे को फायदा पहुंचाने का, एक दूसरे को साथ एक जैसा व्यवहार करने का, काम करने की यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसका जो राइट मीनिंग वाला वर्ड है दोस्तों वो क्या होगा, म्यूचुअल फेवर। और बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कोई हिंट वगैरह नहीं चलेगा, तुक्का नहीं चलेगा, याद रखो आप लोग, म्यूचुअल फेवर होता है इसका, यू स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच योर्स। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। 12th वाला आपके सामने है, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। ये पहले भी हमने डिस्कस किया है और काफी सारे बच्चों ने इसके बारे में सुना होगा भी कि एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, हैट जैसे ही गिरती है और वैसे ही, मतलब क्या होता है, एकदम तुरंत, या फिर बिना हिचक के, या फिर बेहिचक, या फिर एकदम तुरंत कोई चीज करना, बिना किसी हेजिटेशन के करना, तुरंत करना, फास्ट करना। तो ये हमारा सही होगा विदाउट एनी हेजिटेशन, निसंकोच। एट द ड्रॉप ऑफ हैट का हिंदी अगर हम देखें तो ये होता है निह संकोच, निह संकोच, बिना किसी संकोच के। तो ये बिल्कुल इसका हो जाएगा विदाउट एनी हेजिटेशन। व्हेन अटेम्प्ट कोई फेल होता है तो इसका जो है विदाउट एनी ड्रॉप का मीनिंग ये नहीं होगा कि जब कोई चीज फेल हो गई तो वापस से उसमें शुरुआत करना, वो मीनिंग नहीं होगा। फर्दर लॉस विद मॉकेरी, और ज्यादा नुकसान होना, वैसा भी नहीं है। जजिंग अदर्स इंटेंशन टू मच, दूसरों के बारे में, दूसरों की नीयत के बारे में बहुत ज्यादा जजमेंट करना, वो भी नहीं होगा, ठीक है। और आप उलझ जाओगे दोस्तों अगर सब चीजों को एकदम डिटेल में देखो, सॉरी सब चीजों को डिटेल में देखोगे तो काफी कंफ्यूजन होने वाली है। आपको बिल्कुल याद रख लो कि एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट मतलब विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी संकोच के, बस बात खत्म। ए वाला राइट आंसर। आगे चलते हैं। बॉल इन योर कोर्ट, ये इजी है दोस्तों। गेंद किस कहाँ है, आपकी पाली में है ना। तो ये हमारा हिंदी का भी है कि गेंद अपनी पाली में होना, मतलब क्या होता है इसका कि सब चीजें आपके फेवर में होना। यहां पर गेंद अपनी कोर्ट में है, इसका ये मतलब नहीं है कि बॉल सच में किसी कोर्ट में है, ये कोई स्पोर्ट्स से लेना देना नहीं है, लेकिन इसका मीनिंग कुछ और जा रहा है। क्या मीनिंग जा रहा है कि बॉल इज इन योर कोर्ट, मतलब अब ये आपके निर्णय पर निर्भर करता है, अब आपके ऊपर है, आपके डिसीजन पर निर्भर करता है कि आप आगे इस चीज को कैसे लेकर जाते हो, है ना, इस तरीके से। तो क्या होगा, ये हमारा सही लग रहा है कि इट्स अप टू यू टू मेक द डिसीजन। अब जो है, अब आपकी बारी है कि आप फैसला करो या फिर ना करो, है ना। कई बार होता है ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जब जो है जब आपकी कंपटीशन में किसी के साथ कंपटीशन होती है और बाद में जो है आपको डिसीजन लेना पड़ता है, आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है कि अब आप एक्चुअल में आगे क्या करने वाले हो, है ना। उस कंडीशन में आप बोल सकते हो नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, ठीक है। आई हैव डन माई वर्क, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। जैसे आपके पिताजी ने जो है आपका एडमिशन करवा दिया, है ना, आपके लिए जो आपकी फीस भरवा दी पूरे साल की, कहीं किसी आप कोचिंग वगैरह में आप जॉब आप वहां पर तैयारी कर रहे होंगे और आपके डैडी ने कहा आपसे कि बेटा देखो नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। कैसे बोलेंगे, बेटा देखो आई हैव डिपॉजिटेड फीस, मैंने फीस जमा कर दी, आपको रहने की वहां पर व्यवस्था कर दिया, सारी फैसिलिटी दे दी। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, कि अब फैसला आपका है कि आप ये एग्जाम क्लियर करके आप उस टारगेट को अचीव कर पाओ या ना कर पाओ, ये आपके ऊपर है। अब मेहनत करना किसके ऊपर है, आपके ऊपर है। तो यहाँ पर जो है वही सेंस आ रहा है कि इट्स अप टू यू, अब ये आपका डिसीजन है या आपकी बारी है कि अब आगे आप क्या करो, अब आगे आप क्या डिसीजन लो। ये बिल्कुल इसका राइट मीनिंग हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 14th वाला।
बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, दोनों दोनों अच्छा ये चट भी मेरी और पट भी मेरी, इस तरीके से बोलते हैं ना, हिंदी में एक मुहावरा है, या फिर दोनों हाथ में लड्डू, क्या ये बिल्कुल सही है। इसका जो हिंदी का एक मुहावरा, दोनों हाथ में लड्डू, क्या मतलब है दोस्तों? इजी है ये। दोनों हाथों में लड्डू होने का मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ से फायदा होना, है ना। मतलब चाहे कुछ भी हो इधर, चाहे आपके साथ कुछ भी हो, ये घटना हो या वो घटना हो, दोनों ही तरफ से आपको फायदा होना, दोनों ही तरफ से आपको बेनिफिट होना, है ना। चाहे आपको जो है जॉब के लिए, या तो आपको सपोज इस शहर में आपको मुंबई जाने को आपको कहे, या फिर दिल्ली जाने को आपको कहे, आप क्या कहोगे? आई हैव, क्या कहोगे कि आई एम बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, या इट्स द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड फॉर मी, कि ये जो है मेरे लिए दोनों चीज़ें अच्छी है। मतलब या तो दिल्ली भी मेरे लिए कोई बुरा नहीं है और मुंबई भी मेरे लिए बुरा नहीं। जब दोनों तरफ से आपको फायदे हैं तो आप ये मुहावरा यूज करते हो, ये इडियम यूज करते हो, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, दोनों हाथों में लड्डू, दोनों हाथों में लड्डू, इस तरीके से आप बोलने वाले हो, ठीक है ना, कि ही इज इन दी बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। चलिए लिख देते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। He is in the, अच्छा इसको आप, हाँ, he is in the best of both world when he came to know about when he came to know about his promotion on his birthday। ठीक है, तो देखो एक तो उसका बर्थडे था उस दिन, तो वैसे ही खुशी थी, सब लोग विश कर रहे थे, है ना, सब लोग उसको जो है खुश थे और बहुत अच्छा माहौल था। और उसी दिन जो है एक न्यूज़ आ गया, क्या न्यूज़ आ गया कि उसका प्रमोशन हो गया जॉब में। तो क्या अब उस कंडीशन में एक तो खुशी और बर्थडे की खुशी और ऊपर से प्रमोशन की खुशी, तो दोहरी खुशी उसके साथ। तो वो क्या कहेंगे उस कंडीशन में कि ही इज इन दी बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। भाई दोनों वर्ल्ड में वो सबसे बेस्ट अपने आप को समझ रहा था, क्योंकि उसको जब पता चला कि उसका प्रमोशन हुआ, उसी उसके बर्थडे वाले दिन उसको पता चला, तो एक तरह से दोहरी खुशी उसके सामने है। तो इस कंडीशन में आप बोल सकते हो कि ही इज इन बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, इस तरीके से। अब आप देखो, हैप्पी पर्सन हु इज बेस्ट विथ ऑल, ऐसा नहीं होगा, फिर क्या होगा? ऑल द एडवांटेजेस, ये हो सकता है भाई उसको दोनों तरफ से, जितनी जगह देखो हर तरफ से उसको जो है फायदे ही फायदे, उसको कोई नुकसान नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका ऑल द एडवांटेजेस बिल्कुल सही हो जाएगा। टू टेक ऑन अ टास्क दैट इज वे टू बिग, बहुत बड़ा टास्क उसको हासिल करना, वो सब नहीं है। उसके अलावा समवन हुम एवरीवन लाइक, एवरीबडी लाइक, ऐसा कोई, यहाँ पर हम किसी व्यक्ति की बात तो कर नहीं रहे, तो ये भी हमारा डी वाला नहीं होने वाला है। टू टेक द टास्क ये भी नहीं होगा। और अ हैप्पी पर्सन, एक खुश पर्सन, एक किसी इंसान की बात यहाँ पर हो रही है क्या? नहीं हो रही है, ठीक है ना, जाहिर सी बात है बी वाला हमारा राइट आंसर है। ऑल द एडवांटेजेस जो है बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, इस पर ध्यान देना दोस्तों, बहुत सारे बच्चों ने ये कई बार सुना होगा। आप लोग बताओ जरा क्या होगा, बताओ मुझे। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग मतलब इतना महंगा है, इतना एक्सपेंसिव है कि आपके हाथ और पांव जो है वो भी आपको गिरवी रखना पड़ेगी, वो भी आपको वहां पर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मतलब क्या है? इस वेरी एक्सपेंसिव, क्या बोलोगे? वेरी एक्सपेंसिव। जैसे आप बोल सकते हो कि कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, तो आप बोल सकते हो एक एग्जाम्पल, परचेसिंग अ हाउस इन मेट्रो
in metro city will cost an arm and a leg, है ना। ये बता सकते हो कि भाई मेट्रो शहर, बड़े शहरों में घर खरीदना बहुत महंगा है, घर खरीदना इतना आसान नहीं है ना। समथिंग विच इज वेरी एक्सपेंसिव, कि मेट्रो शहर में, बड़े शहरों में घर खरीदने का मतलब ये मानकर चलो कि वो आपको कि क्या क्या कॉस्ट कर सकता है, आर्म भी कर सकता है, लेग भी कर सकता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है, कोई हाथ पांव तो गिरवी नहीं रखते हम, लेकिन कहने के लिए ये है, हमारा ईडियम है और मीनिंग इसका ये है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी होना, ठीक है।